हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई का ध्यान काफ़ी अच्छे से रख रहे होंगे। यहां आप डीएसएसबी की तैयारी कर रहे हैं जिसमें पॉलिटी सेक्शन हम देख रहे हैं। पॉलिटी एनसीईआरटी क्लास 9th लोकतांत्रिक राजनीति भाग 1 हम देख रहे हैं। तो हम चौथा चैप्टर देख रहे थे, संस्थाओं का कामकाज। कौन कौन सी संस्थाएं हमने देख ली। हमने सबसे पहले देखी थी विधायिका, उसके बाद हमने देखी कार्यपालिका, और कार्यपालिका के हमने दोनों रूप देखे थे। ठीक है, एक स्थायी कार्यपालिका नौकरशाह और दूसरी जो हम संसद में चुनकर लेकर आते हैं लोगों को, वो वाली कार्यपालिका। तो दोनों ही बारे में हम देख चुके हैं। अब हमारा तीसरा जो टॉपिक है वो है न्यायपालिका का। तो न्यायपालिका आज हम इस वाले सेक्शन में देखने वाले हैं। बात करते हैं हम न्यायपालिका की। तो लोकतंत्र के लिए स्वतंत्र और प्रभावशाली न्यायपालिका को जरूरी माना जाता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि देखिए, हमने क्या किया, सबसे पहले तो हमने लोकतंत्र में एक संविधान बनाया जिसका जो लिखित संविधान था। ठीक है, और लिखित संविधान अगर लागू किया जाता है तो उसे लागू करने के बाद उसका रखरखाव करने की भी बहुत आवश्यकता होती है। अब इसका रखरखाव कौन करेगा? वो जिम्मेदारी दी जाती है स्वतंत्र न्यायपालिका को। और न्यायपालिका अगर स्वतंत्र नहीं होगी तो वो संविधान को अच्छी तरीके से देखभाल नहीं कर पाएगी। इसी वजह से कहा जाता है कि अगर न्यायपालिका स्वतंत्र है तो संविधान सुरक्षित है, न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं है तो संविधान में कभी भी बदलाव किया जा सकता है। इसीलिए हमारे यहां पर स्वतंत्र और प्रभावशाली न्यायपालिका है। देश के विभिन्न स्तरों पर मौजूदा अदालतों को सामूहिक रूप से न्यायपालिका कहा जाता है। अब हमारे देश में ही अगर बात करें, अपने देश की बात करें, तो हमारे देश में किस तरह की न्यायपालिका है? एक तो सुप्रीम कोर्ट होती है, उसके बाद हाई कोर्ट होती है, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होती है, ये आपने देखे होंगे। तो और भी कोर्ट्स होती हैं। इन सबको मिलाकर एक सामूहिक रूप दिया जाए तो उसे हम न्यायपालिका कहते हैं। तो इसी पूरे रूप को न्यायपालिका कहते हैं। और न्यायपालिका अपने यहां पर एकीकृत है। एकीकृत न्यायपालिका का मतलब यह है, सुप्रीम कोर्ट जो फैसला ले रही है उसे हाई कोर्ट नहीं बदल सकता, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं बदल सकता। अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने कोई फैसला लिया है उसे हाई कोर्ट में भेजा जा सकता है, हाई कोर्ट उस पर निर्णय देगा। अगर हाई कोर्ट ने कोई फैसला दिया है उसे सुप्रीम कोर्ट के निर्णय द्वारा बदला जा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च हो गई और इसके अंडर सारी हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट काम करती हैं। भारतीय न्यायपालिका पूरे देश के लिए सर्वोच्च न्यायालय, राज्यों के लिए उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय और स्थानीय स्तर पर न्यायालयों की बात करते हैं। जैसे लोक अदालत है। ठीक है, अभी लोक अदालत हमारे यहां पर बहुत ज्यादा चर्चे में थी। आपने देखा होगा कि क्या हुआ था, इन्होंने 100 करोड़ से ज्यादा जो केस हैं वो सॉल्व किए हैं लोक अदालत ने। तो इस वजह से ये चर्चा में आ गई थी। अभी 7-8 दिन पहले पुरानी बात होगी, सितंबर की ही बात है। तो आप करंट अफेयर से भी थोड़ा सा अवगत रहिए। अब बात करते हैं, भारत में न्यायपालिका एकीकृत है। इसका मतलब है सर्वोच्च न्यायालय देश में न्यायिक प्रशासन को नियंत्रित करती है। अभी मैंने बताया था जो सुप्रीम कोर्ट होगा वो क्या करेगा, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट द्वारा दिए गए निर्णय को भी बदल सकता है। मतलब सर्वोच्च शक्ति सुप्रीम कोर्ट के पास है। पर ऐसा नहीं है कि हाई कोर्ट के पास शक्ति नहीं है। जब आगे बात करेंगे तो हम ये भी चीजें देखेंगे। देश में सभी अदालतों को उसका फैसला मानना होता है। ये पॉइंट है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी फैसला लिया है तो सभी न्यायालय उसके फैसले को मानेंगे, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो या अन्य स्थानीय कोर्ट हो। वो इनमें से कौन कौन से विवादों को सुलझाती है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट? ये एक तो देश के नागरिकों के बीच हो, मतलब एक नागरिक और दूसरा नागरिक, दो नागरिकों के बीच अगर विवाद होता है तो उसे सुलझाएगी। नागरिक और सरकार के बीच विवाद हो तो भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट अदालत सुलझाएगी। अगर दो सरकारों के बीच हो, ठीक है, जैसे राज्य स्तर की दो सरकारें हैं, मान लीजिए उत्तर प्रदेश की सरकार और मध्य प्रदेश की सरकार के बीच कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, तो इस केस को भी कौन सुलझाएगा? इसे भी न्यायालय सुलझाएगी। और केंद्र और राज्य सरकार के बीच अगर इन दोनों के बीच विवाद हो जाता है, जैसे उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार के बीच में विवाद हो गया, तो इस विवाद को भी कौन सुलझाएगा? सुप्रीम कोर्ट ही सुलझाएगी। तो इस तरह के जो 4 पॉइंट है, 4 तरह के विवादों को सुप्रीम कोर्ट सुलझाती है। आगे बात करते हैं, फौजदारी और दीवानी दोनों मामलों में ही अपील की जा सकती है सुप्रीम कोर्ट में। फौजदारी मतलब कौन कौन से होते हैं? फौजदारी का मतलब होता है अगर कोई क्रिमिनल है, क्रिमिनल चार्जेस होते हैं, वो वाले क्रिमिनल, इंग्लिश में अगर बात करें तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। दीवानी होते हैं वो होते हैं जो आपके पैसे वाले होते हैं। ठीक है, जैसे टैक्स है,
तो टैक्स का किस में आएगा? टैक्स दीवानी में आएगा। और फौजदारी, जैसे किसी ने किसी को मार दिया या फिर लूटपाट हो गई, हत्या हो गई, तो इस तरह के केस किस में आएंगे? फौजदारी में आएंगे। और इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट द्वारा दिए गए निर्णयों के खिलाफ भी सुनवाई कर सकता है। जैसे कोई व्यक्ति है, वो अपना केस लेके गया, आर्टिकल 21 मान लीजिए, अगर उसके मूल अधिकारों का हनन हो रहा है, मूल अधिकार का हनन हो रहा है, तो वो क्या कर सकता है? या तो वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है या हाई कोर्ट में जा सकता है। अब कोई व्यक्ति है, वो सीधे सुप्रीम कोर्ट न जाकर हाई कोर्ट में गया और हाई कोर्ट में कोई फैसला आया और फैसला उसके खिलाफ था, जो उसे मंजूर नहीं था, तो उसने अपील की सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट ने कोई अन्य फैसला दिया, तो वो बाध्यकारी होगा हाई कोर्ट पर। मतलब हाई कोर्ट के फैसले को वो बदल देगा और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को माना जाएगा। तो इस तरह से कुछ सुप्रीम कोर्ट के अधिकार हैं जो वो अपने तरीके से कार्य करता है। अब न्यायपालिका की स्वतंत्रता की बात करें, ये किस तरह से स्वतंत्र है? तो किन लोगों से ये स्वतंत्र होती है? ये विधायिका और कार्यपालिका के नियंत्रण में नहीं आती है। जैसे विधायिका में क्या होता है? विधि बनाई जाती है और विधि बना के वो कहते हैं, ऐसा करते हैं, सुप्रीम कोर्ट का जो रिट जारी करने का अधिकार है उसे खत्म कर देते हैं। ऐसा नहीं होगा। न्यायपालिका के रिट जारी करने के अधिकार को सुप्रीम कोर्ट मतलब विधायिका खत्म नहीं कर सकती है। या कार्यपालिका कोई कार्य करे, कोई नियम बना दे या फिर कोई चीज लागू करे, वो न्यायपालिका की स्वतंत्रता में हनन डाल रहा हो तो उसे भी खारिज कर दिया जाएगा। न्यायाधीश है, वो सत्ता के निर्देश या सत्ताधारी पार्टी की मर्जी के मुताबिक काम नहीं करते हैं। एक बार अगर सुप्रीम कोर्ट के जज सीजेआई का अगर चुनाव हो गया तो उसे हटाना बहुत मुश्किल है। हमने पहले भी बात की थी इसके बारे में। जैसे हमने सबसे पहले बात की थी चुनाव आयोग की। तो चुनाव आयोग होता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है। अगर इसका चुनाव होता है तो उसे भी हटाना बिल्कुल वैसा ही है जैसा सीजीआई को हटाना है। तो सीजीआई को हटाना सबसे मुश्किल है अपने देश में। इसी वजह से सभी आधुनिक लोकतंत्र होते हैं, वहां की अदालतें विधायिका और कार्यपालिका के अधीन नहीं आती हैं। तो लोकतंत्र की बात की जा रही है यहां पर। अगर लोकतांत्रिक देश है, आधुनिक लोकतांत्रिक देश है, तो वहां की अदालतें होंगी वो विधायिका और कार्यपालिका के अंडर काम नहीं करती हैं। अब मैक्सिको की बात नहीं कर लीजिए या फिर किसी शाह की बात कर लें, अरब देश हैं, वहां के शाह होते हैं, तो उन लोगों का क्या होता है? वही वहां के नेता हैं और उनके ही अंडर में अदालतें आती हैं। तो इस तरह की चीजें हम नहीं देखेंगे अपने देश में। अगर लोकतांत्रिक देश है तो वहां की जो अदालतें होंगी वो विधायिका और कार्यपालिका से स्वतंत्र होंगी। और ये जो लक्ष्य है लोकतंत्र का, ये वाला लक्ष्य है जो अदालतें स्वतंत्र होनी चाहिए, वो भारत ने हासिल कर ली है। हमारे देश के संविधान में स्पष्ट लिखा हुआ है कि अदालतें विधायिका और कार्यपालिका से पूर्णतः स्वतंत्र होंगी। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को क्या करता है? नियुक्त करता है, लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। और सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनके मशवरे पर भी नियुक्त करता है। जैसे मान लीजिए, जैसे सीजेआई का अगर चुनाव होने वाला है तो क्या किया जाएगा? राष्ट्रपति करेगा उनका चुनाव, तो नियुक्त तो राष्ट्रपति ही करेगा, लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। अब यह सिस्टम थोड़ा सा बदल गया है, कॉलेजियम का सिस्टम आ गया है। तो कॉलेजियम के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम देखिए कुछ टॉपिक हैं, अभी मैं बता दे रहा हूं यहीं पे। जैसे एक है हमारा पार्लियामेंट वाला, ठीक है, एक पार्लियामेंट वाला हो गया। दूसरा हमारा चुनाव वाला है जो, ठीक है, इलेक्शन वाला पॉइंट। तीसरा है हमारा न्यायपालिका वाला और चौथा है हमारा राष्ट्रपति, पांचवा प्रधानमंत्री। ये 5 टॉपिक हैं। इन 5 टॉपिक्स को हम अलग से देखेंगे। एक टॉपिक है मूल अधिकार, ठीक है, 6वां टॉपिक। इसे बहुत ज्यादा डिटेल में देखेंगे। 1 या 2 क्वेश्चन यहां से मिल ही जाते हैं मूल अधिकार से, तो इसलिए ये 6 टॉपिक हम और अलग से कवर करेंगे। केवल एनसीईआरटी या इग्नू की बुक से ही कवर नहीं किया जा सकता है। तो ध्यान रखना, अभी घबराना मत, बस जो मैं चीजें बता रहा हूं उतनी चीजों को बस आप पढ़ते जाइए, ठीक है। कोई भी चीज आपके एग्जाम से हटकर नहीं होगी, तो इस वजह से निश्चिंत रहिए। अब बात करते हैं, हम बात कर रहे थे सीजीआई के चुनाव की। तो सीजीआई का चुनाव राष्ट्रपति करता है प्रधानमंत्री की सलाह पर, लेकिन जब हाई कोर्ट के अन्य जजों का, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के अलावा अन्य जज भी तो होते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के अन्य जजों का जब चुनाव होता है तो चुनाव तो राष्ट्रपति ही करता है, मतलब नियुक्त तो राष्ट्रपति करेगा, तब प्रधानमंत्री और सीजेआई की सलाह पर उसे नियुक्त करेगा, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में बताइए अभी सुप्रीम कोर्ट में कितने जज हैं, ठीक है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। व्यवहारिक तौर पर अब इस
व्यवस्था को सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के उच्च न्यायालयों के अन्य न्यायाधीशों को चुनते हैं। अब ये कॉलेजियम सिस्टम है, ये मैंने अभी बताया था ना, ये कॉलेजियम सिस्टम है कि सर्वोच्च न्यायालय के जो वरिष्ठ न्यायाधीश हैं वो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के अन्य न्यायाधीशों का चुनाव करते हैं। तो ये तय हो गया कि अब यहां पर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जो जज हैं उनका चुनाव कौन करेगा, वो सीजेआई ही करेगा। और एक पॉइंट और है कि जो सीजेआई का चुनाव होता है वो वरिष्ठता के आधार पर होता है, तो ये भी पॉइंट थोड़ा सा याद रखना है। आगे ही बताएंगे, पूरा क्लियर करके बताएंगे, अभी जो एनसीईआरटी में बस वो ही पढ़ लीजिए। इसमें राजनीतिक कार्यपालिका की दखल की गुंजाइश बेहद कम होती है। अब राजनीतिक कार्यपालिका की दखल की गुंजाइश नहीं होती है, हमने ऐसा क्यों नहीं कहा, क्योंकि यहां पर कौन आ रहा है, यहां राष्ट्रपति आ रहे हैं। ठीक है, राष्ट्रपति तो नाम मात्र के लिए आ रहे हैं, केवल नियुक्त करने के लिए आ रहे हैं, लेकिन एक नाम है प्रधानमंत्री का, तो प्रधानमंत्री आ रहे हैं ना यहां पर, इस वजह से गुंजाइश कम है, लेकिन गुंजाइश थोड़ी बहुत होती है। सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश को ही क्या किया जाता है, मुख्य न्यायाधीश चुना जाता है। अभी हमने बात की थी जो वरिष्ठ व्यक्ति है उसे ही हम क्या करेंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाएंगे। तो ये आपको पॉइंट याद रखना है। आगे बात करते हैं कि एक बार किसी व्यक्ति को सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त कर दिया जाता है, उसके बाद उसे पद से हटाना बहुत मुश्किल हो जाता है, ये भी हम पढ़ चुके हैं। उसे हटाने के लिए राष्ट्रपति को हटाने जितना ही मुश्किल है। अब राष्ट्रपति को हटाना और ज्यादा मुश्किल है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की तरह। ठीक है, अगर किसी को हटाना भी होगा तो क्या करना पड़ेगा, दो सदन है हमारे, लोकसभा और राज्यसभा, तो लोकसभा में 2/3 बहुमत से कोई भी एक मत पारित होगा, उसके बाद राज्यसभा में वो जाएगा और राज्यसभा में जाने के बाद फिर से 2/3 बहुमत चाहिए उन्हें। ठीक है, यहां बहुमत की ही बात नहीं की जा रही है, 2/3 बहुमत की बात की जा रही है। मतलब अगर 300 लोग हैं तो 300 लोग में से 200 लोग वोट करें कि हमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटाना है, और दोनों में ही ऐसा होना चाहिए, तभी इसे हटाया जा सकता है। और भारतीय लोकतंत्र में ऐसा कभी नहीं हुआ है, चीफ जस्टिस इंडिया को कभी नहीं हटाया गया है, राष्ट्रपति को कभी नहीं हटाया गया है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। अगर दुनिया भर से तुलना की जाए हमारे न्यायाधीश की, तो सबसे प्रभावशाली भारत की ही न्यायपालिका है। पूरी दुनिया में सबसे अधिक प्रभावशाली न्यायपालिका कहां की है, भारत की है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों को देश के संविधान की व्याख्या का अधिकार है। अब यहां पर यह पॉइंट याद रखना, ये केवीएस में आ चुका है, केवीएस 2023 में आया था ये क्वेश्चन, केवीएस 2023 में क्वेश्चन आया था कि संविधान की व्याख्याकर्ता कौन है, तो वहां पर एक पॉइंट था सुप्रीम कोर्ट और दूसरा हाई कोर्ट था, और दोनों थे और कोई नहीं, मतलब कुछ और था, पता नहीं, अब ये क्लियर मुझे याद नहीं है, लेकिन केवीएस 2023 में शायद ये क्वेश्चन आ चुका है जहां पर ये दोनों ही थे। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों को ही व्याख्याकर्ता कहते हैं। इसमें भी थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट हुआ था क्वेश्चन में, इस वजह से थोड़ा याद है मुझे। ओके, आगे बात करते हैं कि अगर उन्हें लगता है कि विधायिका का कोई भी कानून कार्यपालिका के कोई कार्रवाई के या संविधान के खिलाफ है, विधायिका ने कोई भी एक कानून बनाया और वो क्या कर रहा है, संविधान के खिलाफ जा रहा है, और संविधान के खिलाफ तो नहीं जा सकते हैं, संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसका तो हनन नहीं किया जा सकता है। अगर इस तरह का कोई भी कानून विधायिका ने बनाया और सुप्रीम कोर्ट को या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लगा कि नहीं ये चीज तो गलत है, तो वो क्या करेगी, ऐसे कानून को अमान्य घोषित कर देगी। ठीक है, ऐसा कानून अमान्य घोषित कर दिया जाएगा अगर वो संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का हनन कर रहा है। तो ये भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। इस तरह उनके सामने कानून या कार्यपालिका की कार्रवाई को चुनौती मिलती है और वे उनकी संवैधानिक वैधता तय करते हैं। ठीक है, संवैधानिक वैधता कैसे तय की जाती है, संवैधानिक वैधता तय की जाती है कि कोई भी कानून है, सीजीआई ने कहा, देखो एक स्टोरी सुनो, जैसे विधायिका ने कोई भी एक कानून बनाया और कानून बनाने के बाद उन्होंने कहा हम तो इसे लागू करने वाले हैं, उन्होंने लागू भी कर दिया। कोर्ट में गया फैसला कि इस तरह का कानून आया है, एक बार इस पर नजर डालिए। सुप्रीम कोर्ट ने देखा और कहा ये तो बेसिक स्ट्रक्चर का हनन कर रहा है, तो उन्होंने उस कानून को खत्म कर दिया। जब कानून को खत्म कर दिया तो सरकार ने पूछा, सरकार गई सीजीआई के पास कि इस कानून को क्यों खत्म कर रहे हो, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये तो बेसिक स्ट्रक्चर का हनन कर रहा है। तो सरकार ने कहा कि बेसिक स्ट्रक्चर का अगर हनन हो रहा है तो हमें बता तो दो कि बेसिक स्ट्रक्चर है क्या, बेसिक स्ट्रक्चर में क्या क्या चीजें आती हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये तो भाई हम तय करेंगे,
और ये कब तय करेंगे? ये हम समय समय पर तय करेंगे, हम देखते जाएंगे। आप कानून बनाओ, जब आप कानून बनाओगे हम देखेंगे ये कानून हमारे अकॉर्डिंग सही है कि नहीं, संविधान के अकॉर्डिंग सही है कि नहीं। अगर वो सही नहीं है तो हम कहेंगे ये सही नहीं है, इसे हटाओ। ठीक है, तो बेसिक स्ट्रक्चर की व्याख्या कौन करता है? वो भी सुप्रीम कोर्ट करता है। और संवैधानिक वैधता को कौन तय करता है? वो भी सुप्रीम कोर्ट करता है। इस वजह से कहा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट के पास ज्यादा पावर है। अगर कोई भी नियम बनाया गया, वो नियम बेसिक स्ट्रक्चर का हनन कर रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट उसे हटा सकती है। और बेसिक स्ट्रक्चर कौन तय करेगा? वो भी सुप्रीम कोर्ट ही करेगी। ठीक है, तो इस तरीके को क्या कहा जाता है? इसे न्यायिक समीक्षा कहा जाता है। न्यायिक समीक्षा का मतलब है कि कोई भी कानून अगर बनाया सरकार ने और उसकी समीक्षा की जाएगी, किसके द्वारा? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उसकी समीक्षा की जाएगी। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इस तरह का काम कर सकते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया है कि संसद संविधान के मूलभूत सिद्धांतों को बदल नहीं सकती। यही बेसिक स्ट्रक्चर की जो हम बात कर रहे थे, मूलभूत सिद्धांत, तो ये संविधान के मूलभूत सिद्धांतों का हनन नहीं कर सकती है संसद। अगर किसी भी सिद्धांत का हनन हुआ तो उसे अवैध घोषित कर दिया जाएगा। तो इस तरह की कुछ बात है न्यायिक समीक्षा में। भारतीय न्यायपालिका के अधिकार स्वतंत्र उसे मौलिक अधिकारों के रक्षक के रूप में काम करने की क्षमता देते हैं। न्यायपालिका के अधिकार क्या कर रहे हैं? स्वतंत्रता दे रहे हैं मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए। मौलिक अधिकारों की रक्षा करता कौन है? वो भी सुप्रीम कोर्ट है, क्योंकि उसने क्या कहा है? मौलिक अधिकार क्या है? बेसिक स्ट्रक्चर है। तो और व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन कभी नहीं किया जा सकता। अगर कोई भी सरकार बनकर आती है तो क्या मौलिक अधिकारों का हनन कर सकती है? नहीं कर सकती है। यहां तक कि इमरजेंसी में भी दो मौलिक अधिकार हैं, उनका हनन कभी नहीं किया जा सकता। तो आप समझ रहे होंगे कि मौलिक अधिकारों की जरूरत बहुत ज्यादा है, लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन कभी नहीं किया जाएगा। और यह भी बात की गई है, देखिए यहां पर, कि जो नागरिकों के मौलिक अधिकारों का अगर हनन होगा तो वो कहां जा सकता है? वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नहीं जाएगा, स्थानीय कोर्ट में नहीं जाएगा। उसे डायरेक्ट अधिकार है कि वो सीधे हाई कोर्ट में जाए, पिटीशन डाले, हाई कोर्ट में जाए या सुप्रीम कोर्ट में जाए। सुप्रीम कोर्ट में जाने तक की इजाजत है। अगर कोई दीवानी या फौजदारी मामला आता है तो उसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पहले जाना पड़ेगा। अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से वो नहीं संतुष्ट है तब उसे हाई कोर्ट में जाने की इजाजत है। हाई कोर्ट में नहीं संतुष्ट है तब सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। लेकिन अगर मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, डायरेक्ट हाई कोर्ट में जाइए आप। ओके, तो समझ में आ गया होगा कि मौलिक अधिकारों की रक्षा कितनी इंपॉर्टेंट है। हाल ही के वर्षों में अदालतों ने कुछ फैसले दिए हैं और मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए बहुत सारे निर्देश भी दिए हैं। अभी निर्देश कैसे दे सकती है सुप्रीम कोर्ट? कोई भी काम करने का आदेश कैसे दे सकती है? यह भी न्यायिक समीक्षा का अगला पड़ाव है। कहते हैं ना कि धीरे धीरे करके हमारे देश की चीजों में क्या हो रहा है? सुधार हो रहा है। संविधान पहले लिखा हुआ था, फिर संविधान की व्याख्या करना शुरू की, उसके बाद न्यायिक समीक्षा आई। अब न्यायिक समीक्षा को भी आगे बढ़ाया जा रहा है। जैसे आपने देखा होगा अभी राम मंदिर का मामला, तो देखिए राम मंदिर, जैसे ही मैंने कहा हिंदू और मुस्लिम धर्म मत करने लगना, मैं बस एक फैक्ट बता रहा हूं। राम मंदिर का निर्णय आया तो आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ जमीन थी, वो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इतनी जमीन को हमें मुस्लिम धर्म को देनी चाहिए। ठीक है, और बाबरी मस्जिद की जगह पे तो राम मंदिर बन गया, लेकिन कुछ जमीन को आवंटित किया गया किसे? मुस्लिम धर्म को। तो आवंटित करने का फैसला सुप्रीम कोर्ट कैसे दे सकता है? उसका तो काम क्या है? सुप्रीम कोर्ट का काम है न्याय करना। और न्याय करने का मतलब यह है कि कोई भी एक केस आया, उस केस को बताना है कि कौन सही है कौन गलत है। उसे डायरेक्ट बोलना चाहिए था या तो बाबरी मस्जिद सही है या राम मंदिर सही है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फैसले से आगे बढ़कर एक कदम उठाया और कहा कि देखिए बाबरी मस्जिद की जगह पे तो राम मंदिर बना लीजिए, लेकिन बाबरी मस्जिद में भी जो लोग थे, बाबरी मस्जिद के लिए जो समर्थन कर रहे थे, उन लोगों के लिए क्या करना चाहिए? कुछ जमीन आवंटित करनी चाहिए। और सरकार ने भी ऐसा ही किया। तो यही है सरकारी निर्देश देना। ठीक है, वो सरकार को निर्देश भी दे सकती है, आदेश दे सकती है सुप्रीम कोर्ट कि इस तरह का काम भी आपको करना चाहिए, और उस तरह के काम करने भी पड़ते हैं सरकार को। तो समझ में आ रहा होगा कि हमने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय सबसे अच्छी है अपने देश की, पूरे विश्व में सबसे अच्छी न्यायपालिका अपने देश की है। तो किस तरह से अपने देश में अच्छी है, तो ये भी चीजें आप समझ पा रहे होंगे। आगे बात करते हैं, सरकार की जो कार्रवाई है वो जनहित को ठेस पहुंचने की स्थिति में कोई भी अदालत में जा सकता है। इसे जनहित याचिका कहते हैं। अब देखिए रिट जारी करने की शक्ति होती है, वो वाली बात हम कर रहे हैं। जनहित याचिका किस तरह से जारी की जा सकती है? जनहित याचिका कोई भी व्यक्ति जारी कर सकता है, और उसमें एक अच्छा पॉइंट है कि उसे बिना अपनी पहचान
बिना बताए भी जारी किया जा सकता है। याचिका हम डाल सकते हैं, और वो याचिका किस तरह से डाला जा सकता है? एक तो हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जाएं, या फिर हम पत्र एक भेज दें। हम क्या करें, कोई भी एक लेटर लिख दें सुप्रीम कोर्ट के लिए, और उसके बाद हम उसे ईमेल भी कर सकते हैं। इस तरह के काम कर सकते हैं। या फिर एक और पॉइंट है कि अगर सुप्रीम कोर्ट के जज को ही लगता है, सुप्रीम कोर्ट का सीजेआई को लगता है, सीजेआई ने क्या किया, न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे और न्यूज़पेपर पढ़ते पढ़ते उन्होंने एक पॉइंट देखा कि अरे ये वाला पॉइंट तो थोड़ा सा अजीब हो रहा है, हमारे देश में इस तरह की थोड़ी सी गलत काम हो रहे हैं, ऐसा करो इसे उठाओ, इसे उठाओ और इसके बारे में एक निर्णय लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से भी जनहित याचिका जारी की जा सकती है। मतलब सुप्रीम कोर्ट खुद भी इस तरह का काम कर सकता है। अदालतें सरकार के निर्णय करने की शक्ति के दुरुपयोग को रोकने के लिए हस्तक्षेप करती है। तो यह भी आपको याद रखना है। वे सरकारी अधिकारियों को भ्रष्ट आचरण से रोकती है। रिट, कितने प्रकार की रिट जारी की जाती है? 5 प्रकार की रिट जारी की जाती है। वो भी हम आगे पढ़ेंगे जब हम अपने मूल अधिकार की बात करेंगे। ठीक है, तो मूल अधिकार में रिट लिखी हुई है आर्टिकल 32 में, तो वो हम पढ़ने वाले हैं। इसी वजह से लोगों के बीच न्यायपालिका को काफी विश्वास हासिल है। अगर न्यायपालिका पर विश्वास ना हो तो क्या अपने देश की व्यवस्था सही तरीके से चल सकती है? आपने देखा होगा कि जैसे ही हम दो लोगों के बीच में लड़ाई होते हुए देखते हैं, तो ज्यादातर लोगों के बीच में देखा होगा, अगर गरीब लोग हैं तो ठीक है, अमीर लोग हैं तो वो कुछ अलग ही करते हैं। गरीब लोग हैं तो वो कहते हैं तुझे कोर्ट में देखूंगा। ठीक है, अगर गरीब और अमीर में लड़ाई हो रही तो भी गरीब वाला कहेगा तुझे कोर्ट में देखूंगा। ऐसा क्यों वो बोल पा रहे हैं? ऐसा इसलिए बोल पा रहे हैं कि उसे सरकार पर भी भरोसा ना हो, अपने देश की सरकार पर भी भरोसा ना हो, लेकिन कोर्ट पर भरोसा है। उसे कोर्ट पर पूरा भरोसा है, वो जाएगा और उसे न्याय मिलेगा। लेकिन अगर उसे ये भरोसा ना हो, अगर उसे दिमाग में नहीं आ रहा है कि उसे न्याय मिलेगा, तो क्या इस तरह की न्यायपालिका के विश्वास को रखा जा सकता है, कायम किया जा सकता है? ऐसा हो ही नहीं पाएगा। और ऐसा नहीं हो पाएगा तो सरकार जो कहेगी वही मानना पड़ेगा, और हमारे जो मूल अधिकार हैं वो कहीं ना कहीं दब जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, और लोगों के पास अधिकार रहेंगे ही नहीं। तो आशा करता हूं आपको न्यायपालिका टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। एक स्टोरी की तरह है, इसमें कुछ ज्यादा तो दिया नहीं है, केवल स्टोरी की तरह दिया हुआ है, तो स्टोरी की तरह ही सुनिए। बाकी का न्यायपालिका को हम काफी अच्छे तरीके से देखेंगे। ठीक है, रिट जारी करने की जितनी भी शक्तियां हैं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति कैसे होती है, कोलेजियम क्या है, अभी हाल फिलहाल में जो बदलाव हुआ है 2023 में कोलेजियम में, वो क्या है, कितनी बार कोलेजियम में बदलाव हो चुका है, इस तरह की चीजें हम देखेंगे। और उसके साथ एक इंटरेस्टेड टॉपिक है जिस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, सरकार और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, इन दोनों के बीच कॉन्फ्लिक्ट होते रहे हैं। ठीक है, आते आते समय में जैसे ही देश स्वतंत्र हुआ, उसके बाद सरकार और सीजीआई के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होने लगे कि सरकार ने कोई भी निर्णय दिया वो सीजीआई ने खत्म कर दिया। फिर उसके बाद संविधान में संशोधन किया गया, संविधान में संशोधन करके फिर से उस नियम को लाया गया, सीजीआई ने फिर से उसे खत्म किया। तो इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट भी हुए हैं अपने देश में। आपको जानकर बहुत अच्छा लगेगा इस तरह की चीजें। ओके, तो लेक्चर में तो इतना ही रखते हैं। इसके बाद कुछ पॉइंट दिए हुए हैं, जैसे गठबंधन सरकार क्या होती है, तो एक से अधिक पार्टियां आपस में मिल जाती हैं और अपने नेता का चुनाव करती हैं, उसे गठबंधन कहते हैं। कार्यपालिका क्या है? कार्यपालिका व्यक्तियों का ऐसा निकाय है जो संविधान या कानूनों के आधार पर प्रमुख नीतिगत फैसले करने वाले जो न्याय विधायिका है, उस विधायिका के नियमों को लागू करता है। तो लागू करने वाली संस्थान को क्या कहेंगे? कार्यपालिका कहेंगे। सरकार क्या है? संस्थानों का ऐसा समूह है जो क्या करती है? जनजीवन को सुनिश्चित करने के लिए कानून बनाने का काम करती है, उसे लागू करने का काम करती है, उसकी व्याख्या करने का अधिकार है। तो इस तरह की जो व्यापक रूप होता है उसे हम सरकार कहते हैं। ठीक है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका सबको मिलाकर सरकार कहा जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं न्यायपालिका की। तो न्यायपालिका ऐसा राजनीतिक संस्थान जहां पर न्याय पाने का, अपने जो राइट्स हैं उन राइट्स को पाने का, या फिर अपने राइट्स को बढ़ाने के लिए, नवाचार के लिए कोई भी अगर आदेश जारी किया जाता है या संविधान की रक्षा करने का कोई भी कार्य किया जाता है, वो ऐसी संस्थान के द्वारा किया जाता है जिसे हम न्यायपालिका कहते हैं। विधायिका क्या है? जो विधि बनाती है उसे विधायिका कहते हैं। कार्यालय ज्ञापन क्या है? अब ये कार्यालय ज्ञापन आया था एक, ठीक है, एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी, वही ओबीसी वाला। तो कोई भी एक ज्ञापन होता है, अगर अधिकारियों के द्वारा जारी किया जाता है सरकार के फैसले को नीति बनाने के लिए, ठीक है, तो वो कार्यालय ज्ञापन कहलाता है। राजनीतिक संस्था क्या है? राजनीतिक संस्थान ऐसी संस्थान होती हैं जो राजनीतिक जीवन के आचार को नियमित करने का कार्य करती हैं। ठीक है, आगे आरक्षण की बात करें तो आरक्षण क्या है? भेदभाव शिकार से वंचित लोगों के लिए क्या किया जाता है? कुछ
एक रिजर्वेशन दिया जाता है, मतलब समुदाय के लिए सरकारी नौकरियों या शैक्षणिक संस्थानों, दो जगह पर हमें मिल रहा है। अब देखिए आर्थिक भी एक जुड़ गया है, तो इसे भी हम इसमें ऐड करेंगे। पहले तो सरकारी नौकरियों में किया जाता था, और ये किसके लिए किया जाता था, ये भेदभाव या वंचित लोग हैं उनके लिए ही किया जाता था। अब इसमें आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए किया जाता था, अब आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए भी आरक्षण दिया जाने लगा है। ठीक है, राज्य क्या है, एक राजनीतिक इकाई है। अब देखिए राज्य, अगर हम पॉलिटी पढ़ते हैं तो राज्य का मतलब राष्ट्र होता है। ठीक है, और जब हम अन्य कोई सब्जेक्ट पढ़ते हैं, जैसे जैसे इंडियन हिस्ट्री पढ़े हम, तो वहां पर राष्ट्र का मतलब राष्ट्र ही होता है, इंडिया राष्ट्र है। ठीक है, यहां पर राज्य, राज्य एक राजनीतिक इकाई है, एक बड़ी इकाई है जिसमें संगठित सरकार होती है, और वहां का एक निश्चित क्षेत्रफल होगा, निश्चित वहां पर जनसंख्या निवास कर रही होगी, सरकार होगी और सरकार स्वतंत्र होगी। राज्य की परिभाषा में 4 पॉइंट आते हैं। देखिए याद रखना, ये यूपीएससी में क्वेश्चन आया था, लगभग 2021 में आया था ये क्वेश्चन, कि राज्य क्या है, एक राज्य में क्या होगा, एक क्षेत्रफल होगा, एक निश्चित क्षेत्रफल होगा, उसके साथ साथ उसकी उसमें जनसंख्या होगी, जनसंख्या निश्चित होगी, और जनसंख्या जनसंख्या होगी, जनसंख्या के बाद क्या होगा, उसमें एक सरकार होगी। ठीक है, और सरकार कैसी होनी चाहिए, संप्रभु सरकार होनी चाहिए, संप्रभु सरकार होनी चाहिए। अब संप्रभुता क्या है, यह भी पॉलिटी का अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे, उसमें हम संप्रभुता बताएंगे। संप्रभुता का मतलब इस तरह का होता है कि उस पर कोई भी नियम लागू नहीं होते हैं, वो कोई भी नियम बनाने के लिए स्वतंत्र होगी, कोई भी अपनी नीति को लागू करने के लिए स्वतंत्र होगी, उसके ऊपर किसी अन्य संस्थान का प्रभाव नहीं होगा, तब उसे संप्रभु कहते हैं। तो संप्रभु सरकार होना जरूरी है। ये 4 पॉइंट है राज्य की परिभाषा में। ओके, तो इतना ही है इस चैप्टर में, और चैप्टर ही पूरा खत्म होता है। अब आखिरी चैप्टर 9th की एनसीईआरटी का बचा है। लगभग हमारे 20 लेक्चर हो चुके हैं। आप हमें बता सकते हैं कमेंट करके कि कैसी लग रही है आपको सीरीज। मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको एनसीईआरटी तो बहुत अच्छे तरीके से करा दूं। इसके बाद हम धीरे धीरे करके चलते हैं, क्योंकि एग्जाम तो अभी नहीं होने वाला है दिसंबर तक, मैं काफी बार बता चुका हूं। तो आप बस तैयारी करते रहिए, जब हमारे पास टाइम है तो उसका यूटिलाइजेशन करो। ऐसा नहीं है कि अरे अब तो एग्जाम होगा ही नहीं, हेडेक हो रही है। इस पर भी एक मैं वीडियो बनाऊंगा। क्या हो रहा है कि काफी लोगों से मेरी बात हो रही है जो ये कह रहे हैं कि मेरा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, जब से एग्जाम डिले हो रहा है तब से पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। तो इसके बारे में भी मैं बनाऊंगा। अगर लेक्चर पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर कीजिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए, जिससे मेरा मोटिवेशन बने। ओके, तो थैंक यू वेरी मच।